Let's start with coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेसिकली यहाँ पे 11th और 12th जेई मेंस के बोर्ड के हिसाब से पूरा टॉपिक कवर करेंगे. 11th 12th एंड बोर्ड्स और जेई मेंस और एडवांस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं टाइप के, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे. और बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बेसिकली आता तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे से स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहली बात ये बोलता है कि यहाँ हम फॉलो करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को. दूसरी बात ये कहता है कि इस सिस्टम में जो x, y है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को, दिस रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. क्या बताता है ये? पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. अच्छा, चलिए इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है इसमें ये हमसे. कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट का मतलब, लेट्स से कि मैंने ये एक सिस्टम बनाया. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ओके, यहाँ ये अगर हमें लेट्स से कोई पॉइंट को बताना है, किसी कोऑर्डिनेट को x, y को, तो x, y सबसे पहले तो ये ओरिजिन है हमारा. चलिए अब x, y कैसे रिप्रेजेंट, क्या करना है? ये देखिए, ओरिजिन से जो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये हमारी x डिस्टेंस है x एक्सिस पे. और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, इसे हम y कहते हैं. ठीक है, तो ये जितनी डिस्टेंस है उतनी यही होगी. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी x डिस्टेंस है. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस बनाई है हमने, ये P पॉइंट की क्या है? प्रोजेक्शन है x, y का x एक्सिस पे. इस पॉइंट का इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन है. क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, विच पॉइंट? x, y ऑन x एक्सिस. ये हमें ये बता रहा है. सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट का इस एक्सिस y एक्सिस पे देखें तो ये क्या है? प्रोजेक्शन ही है ये भी. तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ x, y ऑन y एक्सिस. चलिए जैसे इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं. पोजीशंस बताते हैं हम इसमें. लेट्स से ए पॉइंट लिया है मैंने 1,3. तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. तो अब अगर हमें 1,3 को रिप्रेजेंट करना है तो 1,3 यानी x एक्सिस ओरिजिन से वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे है और y से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है. तो लेट्स से ये 3 यूनिट डिस्टेंस यहाँ है. तो ये पॉइंट कहाँ आ गया हमारे पास? ये 1,3 यहाँ आ गया A. फिर दूसरा पॉइंट कोई बोलता है हमें -1,3. अच्छा, माइनस का मतलब ये है कि ओरिजिन से हम नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस चलते हैं. तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे 1. ओके, तो ये पॉइंट 1,3 और ये यहाँ से यहाँ तक 3. इसको 0,3 से रिप्रेजेंट करेंगे. अच्छा, तो B पॉइंट ये वाला, B को अगर हम -1 से, तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है? -1. और ये कितना? 3 है. चलिए, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? B पॉइंट हमारे पास -1,3. ओके, कोई हमसे कहता है -1, -3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये
दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे मिलेंगे। तो ये वाला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमें -1, -3। फिर कोई कहता है कि डी पॉइंट बताइए 1, -3 पे, तो 1, -3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ये देखिए, ये डी पॉइंट 1, -3 यानी पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। ओके, तो हम चारों पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट सबको आप कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें एक साइन कन्वेंशन भी सीख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन का मतलब यही है, यहाँ पे हमें कि पता चल जाएगी कौन कौन से साइन किस किस क्वाड्रेंट में कैसे कैसे साइन यूज़ करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों पॉजिटिव यानी प्लस प्लस साइन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हम एक एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम दोनों एक्स और वाई नेगेटिव रखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ तक फिर से रिप्रेजेंट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक्स, वाई क्या बताता है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताता है। और एक्स, वाई यानी ये एक्स, वाई का अगर एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये वाई एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है और ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ये बीच वाला पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिन। इधर एक्स एक्सिस, ओरिजिन से राइट में चलेंगे तो सारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से अबव ऊपर चलेंगे तो सारा पॉजिटिव वाई, लेफ़्ट में जाएंगे तो एक्स नेगेटिव मिलता है और बिलो एक्स एक्सिस बिलो ओरिजिन जाते हैं तो वाई नेगेटिव मिलता है। ये हमने साइन कन्वेंशन यहाँ फॉलो किया है। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस having distance 5 from the point 3, 4। एक ऐसा पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पे जिसका 3, 4 से 5 यूनिट डिस्टेंस हैविंग, यहाँ सॉरी गलती लिख दी, हैविंग डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम 3, 4। अच्छा, तो सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। तो ये हमसे कह रहा है कि कोई 3, 4 पॉइंट है। तो 3, 4 पॉइंट लेट से यहाँ मान लेते हैं, यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है 3 और वाई पे है इसका डिस्टेंस 4। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये जो ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी 4 है। ओके, अब 5 यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ देखिए ये क्या है? ये हाइपोटेनस है। तो ये अगर 3 ये 4, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स होगा कि नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सिमिलरली कोई और स्टूडेंट अगर हमसे कहे ऐसा कि सर क्या इधर से हम इसको आगे इधर और लेके जा सकते हैं? डेफिनेटली इस पे भी देखिए, यहाँ से अगर मैं इसका डिस्टेंस चेक करना चाहूँगा तो कैसे चेक करेंगे? ये देखिए, ओके देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 यूनिट डिस्टेंस रखनी है तो ये लेट से ये 5 यूनिट डिस्टेंस है। तो 5, तो इसमें अगर वापस से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ मैं तो ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 3 यूनिट्स डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो वो पॉइंट कहाँ हुआ? ये पॉइंट ओरिजिन से 3 + 3 कितना हुआ? 6, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो 3, 4 से हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से? 0, 0 एंड 6, 0 आर द 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम 3, 4। इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट की। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? वापस से कि 3, 4 का डिस्टेंस, तो 3, 4 मतलब पहले तो ओरिजिन से 3 यूनिट्स डिस्टेंस और 4 यूनिट डिस्टेंस, फिर उसको हमने
कैलकुलेट किया था 5 यूनिट। चलिए अब हम आते हैं, ये तो था हमारा इसका एक एग्जाम्पल। अब हम इस पे पोलर सिस्टम पे बात करते हैं। पोलर सिस्टम क्या होता है? पोलर सिस्टम, इस सिस्टम में इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इन दिस सिस्टम वी रिप्रेजेंट, इन दिस सिस्टम वी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट बाय आर कॉमा थीटा। पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो एक्स कॉमा वाई, वो कार्टेशियन सिस्टम था, ये पोलर सिस्टम है। पोलर सिस्टम में अब आर कॉमा थीटा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आर कॉमा थीटा हमसे ये कहता है कि यहाँ पे आर और थीटा क्या है, सबसे पहले वो भी चेक कर लेते हैं। वेयर आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 0,0। सिमिलरली दूसरी बात, थीटा की अगर बात करें तो थीटा क्या है? एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अच्छा, इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। देखिए ये एक कार्टेशियन सिस्टम पे है। लेट्स से आर कॉमा थीटा को भी हम इस तरीके से ही कार्टेशियन सिस्टम में आर कॉमा थीटा को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो अच्छा, अब आर तो ओरिजिन से आपने क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 0,0। तो 0,0 लेट से 0,0 यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या कहलाएगी? हमारी आर डिस्टेंस कहलाएगा ये। ओके, अब थीटा, पहली बात तो इस पॉइंट से अगर हम इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ड्रॉ किया है इसने, ये हमारा थीटा है। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? एक्स। और ये डिस्टेंस y। इसको अगर हम हमारे कार्टेशियन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसा दिखेगा हमें? तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेट से O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो राइट ट्रायंगल OAB की अगर हम बात करें तो R कितना हो जाएगा? √x² + y²। या फिर ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा हमारे पास है tan इनवर्स y/x। अच्छा, ये tan इनवर्स y/x कैसे? कि देखिए, अगर cos थीटा की अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में, OAB ट्राइंगल में cos थीटा की बात करें तो हमारे पास कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज़ x/r। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा को लिखना चाहेंगे तो वो कितना होगा? y/r। अच्छा, यहाँ से जब अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं तो tan थीटा हमारे पास आता है y/x। इस तरीके से ये आया है। सबको समझ में आ गया ये चीज़ कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x कैसे आया? ये यहाँ से आया, इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है। अच्छा, चलिए ये तो आ गए हमारे पास कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो अगर मैं इसको मेरे उसमें कार्टेशियन सिस्टम में और लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि मान लीजिए ये x, y मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यानी x कितना हो गया? यहाँ से हम बोल सकते हैं ना x इज इक्वल टू r cos थीटा, और यहाँ से हम कितना y कितना बोल सकते हैं? r sin थीटा। ओके, तो x के कोऑर्डिनेट्स हो गए r cos थीटा और y के कोऑर्डिनेट्स हो गए r sin थीटा। और ये है थीटा, तो ये x यानी कितनी डिस्टेंस? r cos थीटा, और ये y है यानी r sin थीटा, और ये डिस्टेंस तो हम r बोल ही रहे हैं। तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ गए। देयरफॉर ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं।
ओके, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, जो हम कार्टेशियन सिस्टम में एक्स कॉमा वाई लिख रहे थे वो अब हम क्या लिख रहे हैं, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। चलिए इस पे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। किसने कहा कि फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3,√3, ये x, y, r, थीटा में नहीं दिया है, ये क्या दिया है हमें, इसने x, y में दिया है। किस में दिया है फॉर्म, x, y में। तो x, y को हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा r, थीटा में। तो अभी r और थीटा चाहिए, तो x और y के लिए सबसे पहले r निकालने के लिए, पहली बात r निकालने के लिए क्या करते हैं, √x² + y² करते हैं। ये x है, ये y है, तो अंडर रूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 12, √12 यानी 2√3 हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, थीटा चाहिए। थीटा क्या लिखवाया था अभी मैंने यहाँ पे, थीटा लिखवाया है थीटा = tan इनवर्स y/x। अच्छा, तो tan इनवर्स y की वैल्यू है √3, x की वैल्यू है 3, तो ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद कितना हुआ, tan इनवर्स 1/√3, यानी tan 1/√3 कब आता है, tan 30 डिग्री पे आता है, यानी π/6 पर आएगा। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया जी, π/6। थीटा हमारे पास π/6 आ गया, r की वैल्यू आ गई 2√3, दो चीज़ें आ गई है। तो हमारे अब पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हमें चाहिए थे, 3,√3 को हमने कन्वर्ट कर लिया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। क्या, r तो ये आ गया, ओरिजिन से डिस्टेंस उस पॉइंट की 2,√3 है, और कितने एंगल पे है, π/6 एंगल पर है। ये अगर समझ में आ गया तो आप पोलर कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट कर चुके हैं। नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सीख लिया है, इस तरीके से किया जाता है। चलिए अब दूसरा, इसमें क्या पढ़ना है हमें, एक एग्जांपल जो हमें पूछ रहा है कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना है हमें पोलर कोऑर्डिनेट को। तो वो कहता है कि फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 2, π/2। अब ये 2, π/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये 2 जो है ये r है, और ये π/2 जो है थीटा है। अच्छा, आपको अभी बताया था कि x और y के लिए अगर हमें चाहिए x और y, तो x को हम r cos थीटा और y को r sin थीटा लेते हैं। तो देखिए x = x हमें पता नहीं, निकालना है, r तो हमें दिया है, थीटा भी दिया है, तो r cos थीटा में वैल्यूज़ रख देंगे, y = r sin थीटा होता है। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 cos π/2, तो ये वैल्यू रखी यहाँ पे। सिमिलरली r की जगह 2 sin π/2, cos 90 हमें पता होता है 0, तो ये तो हो गया 0, और ये कितना हो गया हमारा 2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x, y, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0, 2। एकदम आसानी से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे कन्वर्ट, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को कैसे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम वापस से रिपीट करें, पोलर सिस्टम और ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम तो बहुत आसान है, इसमें अभी तक कुछ ऐसा है नहीं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। आराम से वीडियो पॉज करिए और फिर देखिएगा, कहीं पे भी नहीं समझ में आए वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए अब हम बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला पर। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलता है, डिस्टेंस, क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई से भी 2 पॉइंट्स, लेट्स से a x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो उस डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, ये आया कैसे है ये भी देख लेते हैं। देखिए, इसने हमें बोला कि कोई भी एक पॉइंट लीजिए, ए x1 y1 और बी दूसरा पॉइंट x2 y2। मैं यहाँ लेता हूँ ये ए x1 y1 मेरे पास, और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं x2 y2 यहाँ पर। ओके, चलिए, तो x1 y1 का मतलब आप ये समझते हैं ना कि ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये y1 है। सिमिलरली अगर x2 के लिए अगर हम बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक x2 है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस है। अच्छा, तो ये x2, तो सिमिलरली ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की y2 डिस्टेंस है। अगर मैं इस A पॉइंट से यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है, लेट से OABC, ये पॉइंट C है हमारा। तो हमारे पास जो ये शेडेड रीजन है, ये इतना सा, ये एक ये ट्राइंगल की जो अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इस ट्राइंगल में हमें सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास A से B का डिस्टेंस, लेट से मैं इसको D से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये दो साइड्स निकालनी है। अब ये देखिए, यहाँ से O इस पॉइंट को ABCD मानते हैं और इस पॉइंट को E मानते हैं, तो हमें DE डिस्टेंस की ज़रूरत है। DE डिस्टेंस कैसे आएगा, x2 माइनस x1 से आएगा। कितना आया, x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर हमें BC डिस्टेंस चाहिए तो BE में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दें, टोटल है y2, और यहाँ से यहाँ तक CE जो है वो y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BC डिस्टेंस y2 माइनस y1। चलिए, अब हम D डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर हम बोलें इन ट्राइंगल ABC, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो D इज इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दे दिया है इसने कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में कार्टेशियन सिस्टम में। अच्छा, यहाँ पे एक नोट की बात है, नोट करके लिख लेंगे। क्या कह रहा है कि इफ़ डिस्टेंस इज़ गिवन, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, काम में आता है क्वेश्चंस में। कई बार बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इफ़ डी इज़ गिवन इन क्वेश्चन, यानी हमें डिस्टेंस अगर दिया हो कोई से भी क्वेश्चन में, देन अप्लाई प्लस माइनस बिफोर यूजिंग इट। हमेशा प्लस माइनस का साइन यूज़ करें डिस्टेंस के आगे, उसको यूज़ करने से पहले कहीं, क्योंकि चलिए ये चीज़ डिस्टेंस, यानी अगर कोई बोलता है कि लेट से डिस्टेंस 5 यूनिट्स है तो प्लस माइनस 5 यूनिट्स हम मॉड्यूलस लगा के लिखते हैं, वही चीज़ है। तो अगर कोई हमसे कहता है कि ऐसे ही कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेट से ए पॉइंट दिया x,0 x1,0 और बी पॉइंट दिया x2,0, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, देन डिस्टेंस विल बी d इज इक्वल्स टू रूट ओवर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बाकी तो y2 माइनस y1 तो 0 0 है, तो ये 0 हो गया। तो हम डिस्टेंस को ऐसे, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर हो तो हमें उससे मॉडुलस x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, और इसको हम जो अभी यहाँ बात बोली ऊपर नोट, प्लस माइनस x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डिस्टेंस फार्मूला हमें सरकमसेंटर निकालने में भी काम आता है, ये एक फैक्ट है, आगे यूज़ करेंगे हम इस चीज़ को। चलिए, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। डिस्टेंस फार्मूला कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और कोई से भी हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स से कि अब ये हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से किसी ने कहा 1,3/4 और एक पॉइंट है 2,1/4,
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से डिस्टेंस किसी को भी x2 माइनस x1 मान सकते हैं, किसी को भी हम x1 x2 मान सकते हैं। लेट्स से मैं इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानता हूँ। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 1 1, ये कितना हो गया 4, 1 माइनस 3 माइनस 2/4 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 यानी 1/4। तो ये कितना हो गया √5/2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल। कोई अगर हमें कहता है कि डिस्टेंस फाइंड करिए और दो पॉइंट्स के बीच में, और वो हमें ऐसे देता है, लेट्स से किसी ने हमें ऐसा एग्जांपल दिया है a cos थीटा कॉमा 0 ए पॉइंट, और बी पॉइंट है a साइन 0 कॉमा a साइन थीटा। तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, किसी को भी x1 x2 मान लेते हैं। लेट्स से ये x1 y1, ये x2 y2। तो 0 माइनस a cos थीटा यानी a cos थीटा का होल स्क्वायर, सिमिलरली a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यानी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ a आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स की अगर हम बात करते हैं तो दो मेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पे हमारे पास आते हैं। पहला है ट्राइंगल और दूसरा है क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलिए, ये ट्राइंगल एंड अगला है क्वाड्रिलेटरल। चलिए, ट्राइंगल की सबसे मेन कंडीशन ये है हमारे पास, ट्राइंगल के लिए व्हाट इज़ द मेन कंडीशन बिहाइंड इट। कंडीशन ये कहती है कि जैसे कि लेट्स से कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये ABC। तो मैं ये जानता हूँ कि AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC। कोई सी भी दो साइड का सम ट्राइंगल की, अगर उसको ट्राइंगल होना है उस फिगर को, तो उनकी दो साइड का सम, दोनों साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। क्या बोला वापस से कि AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC। लेट से इसका अगर लेंथ, इसकी लेंथ A, इसकी लेंथ B, इसकी लेंथ C, तो यानी A प्लस B शुड बी ग्रेटर देन C होनी चाहिए, तभी ये एक ट्राइंगल होगा। अदरवाइज़ ये फिगर ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब ट्राइंगल के अंदर भी और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसा अपन ने 9th-10th में पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर हम पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स की वैरायटी होती है। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लेके आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो यहाँ पे हमें क्या बोलता है कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं। AB शुड बी इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू AC। तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। अभी मैं एंगल पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साइड्स से ही रिलेशन बता रहे हैं। तो तीनों साइड्स, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। दूसरी बात पे अगर हम आए, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो AB इज इक्वल्स टू AC, या कोई सी भी दो साइड्स बराबर कर दें उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तीसरा स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल में ये हमसे कहता है तीनों साइड
बराबर नहीं होती है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी शुड नॉट बी इक्वल्स टू ए सी, ये स्केलिन ट्राइंगल कहलाता है। फिर हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सब जानते भी। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। ए बी, मैंने एंगल बी 90 माना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ओके, वेयर एंगल बी इज़ 90 डिग्रीज। ओके, इसमें एक कैटेगरी और आती है, वो है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ये ही ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट, ये ए, ये बी और ये सी, तो बी सी और ए बी इक्वल हैं। क्या है? ए सी, सॉरी नॉट ए सी है, ए बी एंड बी सी आर इक्वल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो वैसे के वैसे ही लगेगी, लेकिन ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और, लेट्स से इस पर नोट डाल के लिखते हैं कि इफ़ ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल, ट्राइंगल क्या नहीं है? राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, देन यूज कोसाइन फॉर्मूला। जो बच्चे अगर 11th में ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं दूसरे और भी वीडियोस जिसमें मैंने समझा रखा है कि क्या होता है कोसाइन फार्मूला और वो सब। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझने के लिए, जो 12th में है या 13th में है, ट्राइंगल इज़ नॉट राइट एंगल देन वी यूज़ कोसाइन फार्मूला। ये भी एक हमारे लिए काम की चीज़ है कि कॉस ये हमें एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन बताता है। ये हम सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत देर के लिए अगर हमें समझना है थोड़ा सा, तो कॉस ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ पे जो ये स्मॉल ए बी सी में लिखा है, ये सब ट्राइंगल की लेंथ, ट्राइंगल की साइड्स हैं, उनकी लेंथ है, और ए जो है वो एंगल है। तो स्मॉल ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इतना याद रखेंगे। अच्छा, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि ट्राइंगल मेड बाय द पॉइंट्स, विच पॉइंट्स? लेट्स से ए 0,0, बी दिया है हमें √3,1 एंड सी पॉइंट इज़ गिवन टू अस 0,√2 इज़। चार ऑप्शन दिए हैं, इक्विलेटरल, राइट आइसोसेलेस, और वही हमें चेक करना है। अच्छा, तो सबसे पहला काम, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अगर हम जाते हैं तो कि सबसे पहले हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो ए बी डिस्टेंस निकाला तो क्या आ रहा होगा? √3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर 3 और 1 - 0 1, तो 3 + 1 4 यानी ये डिस्टेंस आ गया 2 आ गया। सिमिलरली अब मैं बी सी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। बी सी डिस्टेंस कितना आ रहा है? √3 - 0 अगेन 3 और 1 - 2, तो ये भी 1, तो ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। यानी दो साइड्स तो मेरी सेम आ रही हैं। अब मेरे को एक थर्ड साइड और निकालनी है, ए सी, यानी 0 - 0 0 और 2 - 0 0, तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2, तो तीनों साइड मेरी कितनी आ गई? बराबर आ गई। और अभी हमने पढ़ा था कि जब तीनों साइड बराबर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका एक तरीका और, थोड़ा अनयूजुअल तरीका है, लेकिन उसको फिर भी अगर हमें सॉल्व करना है कहीं क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स थोड़े टफ आते हैं, थोड़े न्यूमेरिकली अलग आते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। अच्छा,
देखिए एक पॉइंट तो इन्होंने दिया है हमें ये वाला, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मार्क करके देखना चाहता हूँ, ये है 0,0, ये जो इन्होंने हमें ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट है √3,1, लेट से √3 की वैल्यू 1.732 होती है और ये 1, तो आसपास ही है दोनों, ज़्यादा दूर नहीं है। तो √3,1 दिया ना, तो x की वैल्यू √3, तो ये वाला पॉइंट लेट से आपका आ गया यहाँ पे √3,1। ओके, दूसरा पॉइंट दिया है इन्होंने 0,2, यानी x तो 0 y है 2, तो इसको अगर हम यहाँ लें 0,2 यहाँ पर है। अच्छा, तो इसको अब हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से इससे यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये कितना एंगल 90 डिग्री। ओके, और कोई इस, और मैं इसको अगर उसमें कन्वर्ट करता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेट से, तो ये आएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी √3 और ये 1, तो ये है डिस्टेंस 2। तो देखो 2, ये मेरे पास आ रहा है 30 डिग्री। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 2,90, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये 90, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है ये, सॉरी ये एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये कितना हुआ 60। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो अगर ये एंगल कितना 60, तो ये एंगल कितना 30, तो ये 90, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी 30 डिग्री हो गया, ये 30, ये 90, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये पूरा ट्राइंगल जो है ये कितना है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये तब करिए जब आपको बहुत ही थोड़े अलग टाइप के कोऑर्डिनेट्स मिले, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो ये डिस्टेंस से भी किया था ये बेस्ट तरीका है। जब आप फंस जाएं क्वेश्चन में तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेथड 2 को, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है, एक और तरीका क्वेश्चन को अच्छे से देखने का और सॉल्व करने का। अच्छा, तो हमने अभी तक एक सेट कंप्लीट किया है, वो है ट्राइंगल्स का सेट। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हमने ट्राइंगल ख़त्म कर दिया है। ट्राइंगल में हम क्या क्या ख़त्म करके आए हैं, कंडीशन ये बता के आए हैं कि AB + BC शुड बी ग्रेटर देन AC, यानी सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन ओनली इट इज़ अ ट्राइंगल। फिर उसके अंदर हमने और बातें बोली है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी कोई 2 साइड्स साथ की एडजेसेंट साइड्स बराबर हो। स्केलिंग ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर ना हो। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी AB² + BC² शुड बी इक्वल टू AC², वेयर एंगल B इज़ 90 डिग्री। फिर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया जिसमें से वो राइट पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो कर रहा है, राइट एंगल भी है और उसकी 2 साइड्स इक्वल भी हैं, तो उसमें हम ये एंगल 45 होते हैं। सिमिलरली अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो हम कोसाइन फार्मूला भी यूज़ करते हैं। ये कोई इतना ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखवाया है यहाँ पर। ऐसा हमें अभी इतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने एक क्वेश्चन किया है। अच्छा, अब मूव करते हैं हम नए इसके हेडिंग पे, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या बात करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर, कि पहला है स्क्वायर। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहला जो है स्क्वायर। चलिए ये बना दिया स्क्वायर, ये साइड A, ये B, ये C, ये D। ओके, तो इसके अंदर डायगोनल्स भी बना लेते हैं। ओके, और ये 90 डिग्री। तो हमें पता है पहली चीज़ यहाँ पे क्या, कि चारों साइड बराबर होती है। AB, BC, CD और AD चारों साइड बराबर। सेकंड, डायगोनल्स जो होते हैं AC और BD वो भी इक्वल होते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम डायगोनल। चलिए B पॉइंट पर आते हैं, यानी दूसरे क्वाड्रिलेटरल पे मूव करते हैं, रेक्टेंगल। चलिए रेक्टेंगल भी फॉर्म करके देख लेते हैं और क्या बोलता है ये हमसे, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसने हमें रेक्टेंगल दिया है, ये A, ये B, ये C, ये D।
तो सबसे पहली बात तो हम ये कर लें, ये बोलेंगे कि ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ क्या होती है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, यहाँ पर भी डायगनल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो स्क्वायर रेक्टेंगल की हमने बात कर ली, दो क्वाड्रिलेटरल्स की। अब हम आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे हमारे, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है, इसको पैरेललोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, ए बी सी डी, ओके, तो हम पहली बात तो ये बोल देंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। सेकेंड, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, दैट इज डायगनल्स आर नॉट इक्वल इन पैरेललोग्राम। वेयरएज यहाँ पे हम ये भी बोलेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, बी सी पैरेलल है ए डी के। ओके, अच्छा लास्ट वाली चीज़ इस पे हम बात करते हैं वो है रोम्बस। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हम इसे इग्नोर करते हैं, प्लीज़ इसे इग्नोर नहीं कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट एक क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा अजीब सा बना है लेकिन कोई बात नहीं। ए बी सी डी, तो यहाँ पर हमें पता है रोम्बस में क्या है, सबसे पहले वही कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स बराबर होती हैं। सेकंड, जो ए सी और बी डी हैं वो इक्वल नहीं होते, यानी डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, कई स्क्वायर रेक्टेंगल में हम ये गलती कर देते हैं। चलिए अब कुछ नोट वाली बातें, जो चारों बात हमने क्या क्या करी है, एक तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस पे बात करी है हमने अभी तक, तो वो हम देख लेते हैं। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, डायगनल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगनल्स इक्वल होते हैं। फिर पैरेललोग्राम पे आए तो वही ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल and the diagonals are not equal. Similarly in rhombus is also a quadrilateral which is having a all of the sides are equal and their diagonals are not equal. चलिए अब यहाँ पे हम कुछ नोट कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट बातें जो हमारे काम की हैं। पहली बात क्या कि लेंथ ऑफ डायगनल is equal in square and rectangle, ये हमने देखा है अभी, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ओके, सेकंड वाली जो बात हम करनी है कि लेंथ ऑफ डायगनल इज अनइक्वल in parallelogram and rhombus.